हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टेप अप आईएएस एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर न्यूज एनालिसिस। तो आज 28 नवंबर है। जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज है उससे बात करते हैं और आज का फर्स्ट न्यूज काफी इंपॉर्टेंट है। ऑटोनॉमी ऑफ सेंट्रल बैंक, ये काफी इंपॉर्टेंट इशू बना हुआ है अभी आरबीआई और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में। दैट ऑटोनॉमी शुड बी मेंटेन्ड, ऐसा कहा जा रहा है आरबीआई के गवर्नर के द्वारा और डिप्टी गवर्नर के द्वारा। ठीक है, कि इसकी ऑटोनॉमी इनको मिलनी चाहिए, सेंट्रल बैंक के पास ही आरबीआई की ऑटोनॉमी होनी चाहिए। बट जो सेंटर है उसका मानना कुछ और है। उनका मानना है कि यहाँ पर सेंटर का भी इंटरफेरेंस काफ़ी ज़रूरी है। इसके लिए काफ़ी वाद विवाद चल रहा है। तो जो डिप्टी गवर्नर है उनका कहना है कि प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शंस के नॉर्म्स जो हैं उसको फॉलो करने के लिए, या फिर जो एनपीएस के इश्यूज बढ़ते जा रहे हैं बैंकों में उसको कट डाउन करने के लिए, नॉर्मलाइज करने के लिए ज़रूरी है कि सेंट्रल बैंक के जो मॉनेटरी पॉलिसीज़ होते हैं वो सेंट्रल बैंक ही डिसाइड करे, आरबीआई ही डिसाइड करे। तो इस पर जो गवर्नर है वो कहते हैं ऑटोनॉमी ओवर डिपॉजिटर्स इंटरेस्ट इन नॉन निगोशिएबल। इसके अलावा मॉनेटरी पॉलिसी शुड बी एक्सक्लूसिव डोमेन ऑफ आरबीआई। जो मॉनेटरी पॉलिसीज बनते हैं कि कितना रेपो रेट होगा, क्या होगा, वो सब आरबीआई के अंतर्गत ही होना चाहिए, एक्सक्लूसिव डोमेन होना चाहिए आरबीआई का। And RBI's reserve is a critical to keeping the country's AAA rating. जो AAA रेटिंग की जाती है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा, वहाँ पर आरबीआई की रेटिंग को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी है कि ऑटोनॉमी हमारे पास हो। अदर देन दैट, ऑब्लिगेटेड टू फॉलो द बेजल 3 नॉर्म्स एज गवर्नमेंट हैज़ कमिटेड टू G20 ऑन दैम। तो बेजल नॉर्म्स, जो बेजल नॉर्म 3 है जिस पर अभी हम चल रहे हैं और हमें उसको फॉलो करना है, जिम्मेदारी मिली है, तो उसको भी मेंटेन करने के लिए ज़रूरी है कि ये जो ऑटोनॉमी है वो सेंट्रल बैंक आरबीआई के पास ही हो। तो कुछ ये इंपॉर्टेंट इश्यूज चल रहे हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शंस क्या होते हैं। सो द नाउ क्वेश्चन इज व्हाट इज पीसीए और प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शंस। देखिए, ये नॉर्म्स अलाउ करते हैं चीज़ों को रेगुलेट करने के लिए, यानी रेगुलेट करने के लिए एक फ्रेमवर्क तैयार किया गया। इसमें कई सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो आरबीआई के द्वारा बनाए गए हैं। तो सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस को इम्पोज किया जाता है इसमें, जैसे कि ब्रांच एक्सपेंशन, ब्रांच को बढ़ाया नहीं जा सकता है। अगर आपकी जो बैंक है, अगर आपकी कंपनी या बैंक इस प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन में आ चुकी है तो आप अपने ब्रांच का एक्सपेंशन नहीं कर सकते, उसको बढ़ा नहीं सकते। एंड स्टॉपिंग डिविडेंड पेमेंट, डिविडेंड पेमेंट भी बंद किया जाएगा। एंड इट कैन इवन कैप अ बैंक्स लेंडिंग लिमिट टू वन एंटिटी और अ सेक्टर। ये हो सकता है किसी एक एंटिटी को आपको लोन देने से मना कर दे, लिमिट कर दे इसको, या किसी एक प्रॉपर सेक्टर को। मान लीजिए किसी बैंक ने किसी सेक्टर में बहुत ज़्यादा पैसे लोन के तौर पर दे दिए और वहाँ से रिकवरी नहीं हो पाई है और इससे एक एनपीए क्रिएट होता जा रहा है, तो आरबीआई के पास ये ऑप्शन होगा, अथॉरिटी होगी कि वो उस सेक्टर पे लोन देने से मना कर दे बैंक को। एंड अदर करेक्टिव एक्शंस दैट कैन बी इम्पोज्ड ऑन अ बैंक इंक्लूड स्पेशल स्ट्रक्चरिंग ऑपरेशंस एंड एक्टिवेशन ऑफ रिकवरी प्लान्स। तो ऑडिट किया जा सकता है, स्पेशल ऑडिट किया जा सकता है कि लूप होल कहाँ है, फॉल्स कहाँ पे हो रहे हैं। बैंक्स प्रमोटर्स कैन बी आस्क्ड टू ब्रिंग इन अ न्यू मैनेजमेंट टू। और आरबीआई के पास ये भी ऑप्शन होगा कि वो नए मैनेजमेंट को भी लाने की डिमांड कर सकती है। इसके अलावा सुपरसीड भी कर सकती है बैंक बोर्ड को। तो ये कुछ फ्रेमवर्क है जो पीसीए के अंतर्गत आते हैं, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन नॉर्म्स के अंतर्गत आते हैं, याद रखिएगा। एंड इसके अलावा अभी 11 बैंक्स हैं जो इस फ्रेमवर्क में आते हैं। आईडीबीआई बैंक के साथ साथ यूको बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक और कुल मिला के 11 टोटल बैंक है। एक बार नाम आप पढ़ सकते हैं, इलाहाबाद बैंक भी है इसमें, जो इस फ्रेमवर्क के अंतर्गत आ चुके हैं। एंड इट इज इन्वोक्ड व्हेन सर्टेन रिस्क थ्रेशोल्ड आर ब्रीच्ड। तो ये जो फ्रेमवर्क लगाया जाता है वो कुछ थ्रेशोल्ड्स को तोड़ने पर, ब्रीच करने पर इम्पोज किया जाता है। तो थ्रेशोल्ड्स कैसे हो सकते हैं, जैसे कि अगर आप एक लिमिट से ज़्यादा लोन पेमेंट कर रहे हो और आपके यहाँ पर 12% तक का एनपीए क्रिएट हो गया है, इवन दो कोई नेगेटिव रिटर्न है और आप कोई रिटर्न नहीं आ रहा है, इवन दो यू आर गिविंग द लोन, तो फिर ऐसे सिस्टम को फिर टॉलरेट नहीं किया जाएगा और इसको थ्रेशोल्ड को ब्रीच करना माना जाएगा और वहाँ पर पीसीए इम्पोज कर दिया जाएगा। करतारपुर कॉरिडोर हैज़ इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज। तो ये न्यूज़ है फ्रंट पेज पर, आपने देखा होगा। करतारपुर कॉरिडोर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो चुका है और ऐसा माना जा रहा है कि इट कैन बी द कॉरिडोर ऑफ पीस। ठीक है, इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज हैं, इसको कॉरिडोर ऑफ पीस के नाम से भी जान रहे हैं, बिकॉज ये कॉरिडोर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बनाया जा रहा है। पहली बार ऐसा स्टेप लिया जा रहा है और हो सकता है कि ये स्टेप आगे आने वाले पीस को
इम्पोज करे। तो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफ करतारपुर कॉरिडोर फ्रॉम डेरा बाबा नानक इन तो इस प्रोजेक्ट को डेवलप किया जा रहा है डेरा बाबा नानक इन गुरुदासपुर से लेकर के इंटरनेशनल बॉर्डर विद पाकिस्तान तक, एंड द कॉरिडोर विल फैसिलिटेट पिलग्रिम्स फ्रॉम इंडिया हु विजिट गुरुद्वारा दरबार साहिब करतारपुर। और जो करतारपुर में गुरुद्वारा है वहां पर जो इंडिया के पिलग्रिम्स होंगे लोग वहां तक जा सकते हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है कि ये जो करतारपुर में गुरुद्वारा है वो रावी नदी के बैंक पर है, किनारे पर है, ठीक है। तो जरूर याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बन सकता है कि यहाँ पर जो गुरुद्वारा दरबार साहिब है करतारपुर में वो कौन सी नदी के किनारे है। तो रावी नदी के किनारे है और यहीं पर जो इंडियन पिलग्रिम्स हैं वो जाना चाहते हैं और उनके लिए ही ये जो कॉरिडोर है ये बनवाया जा रहा है ताकि लोग इजीली जा सकें। एंड द प्रोजेक्ट विच वाज प्रपोज्ड बाय देन पीएम अटल बिहारी वाजपेयी 1999 में ही इस प्रोजेक्ट को प्रपोज किया गया था कि ऐसा होना चाहिए, इस कॉरिडोर का बनाया जाना चाहिए। और अभी जाकर के 2019 में ये प्रोजेक्ट दोनों साइड को कनेक्ट किया जा रहा है। ये एक तो कल्चरल एस्पेक्ट से बहुत अच्छा है ही, लेकिन साथ ही साथ टूरिज्म को भी ये बूस्ट करेगा और इंडिया पाकिस्तान के बीच में पीस को इम्पोज करने में काफ़ी हेल्प पहुंचाएगा। इसको आप इमेज के तौर पे देखिए, यही कॉरिडोर है, इसके बीच का डिस्टेंस 2 किलोमीटर तक का है। ये रावी रिवर है, आप इमेज में देख सकते हैं। एंड ये पाकिस्तान में करतारपुर गुरुद्वारा है और इंडिया में ये डेरा बाबा नानक गुरुद्वारा है। तो पाकिस्तान के जो लोग हैं वो यहाँ आकर के विजिट करना चाहते हैं, गुरुद्वारा में दर्शन करना चाहते हैं, और जो इंडियन पीपल हैं वो पाकिस्तान में करतारपुर गुरुद्वारा में जाना चाहते हैं। तो इसलिए ये कॉरिडोर ऐसा माना जा रहा है कि आगे चल करके इंडिया पाकिस्तान के कल्चरल रिलेशंस को तो बढ़ाएगा ही, बिकॉज पीपल टू पीपल टाई अप होगा, लोगों के बीच में जो इंटरेक्शन है वो बढ़ेगा और साथ ही साथ आगे आने वाले पीस को भी इम्पोज करेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ज़रूर याद रखें। अगला न्यूज़ है वर्ल्ड्स 127th आयरन मैन 70.3 रेस। पहली बार इंडिया में ये रेस कंडक्ट होने जा रहा है गोवा में। इस न्यूज़ को इसलिए डिस्कस किया गया बिकॉज अगर गलती से भी क्वेश्चन पूछ लिया गया तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं, बिकॉज आयरन मैन के नाम से आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो बनाई गई है गुजरात में सरदार पटेल जी की है और उनको भी आयरन मैन बोला जाता है, लेकिन उस न्यूज़ का इस न्यूज़ से कोई संबंध दूर दूर तक नहीं है। ये इस न्यूज़ की हम बात कर रहे हैं, इसमें आयरन मैन रेस है ये, और 127th रेस अभी इस बार होगा। सबसे फर्स्ट टाइम पे ये यूके में कंडक्ट किया गया था और अभी जाकर के गोवा में इस बार कंडक्ट होने जा रहा है, इस वजह से न्यूज़ में है और इंडिया में हो रहा है तो इम्पॉर्टेंट भी है, ज़रूर ध्यान में रखेंगे। ओवरऑल 113.1 किलोमीटर तक का इसमें टारगेट रखा जाएगा, रेस होगा ये, और इसमें हर तरीके की रेसिंग होती है। ओपन वाटर स्विम होगा, बाइक राइड होगी और रन भी होगा 21.1 किलोमीटर तक का। तो ये इंपॉर्टेंट है, एक रेस है और गोवा में कंडक्ट हो रहा है। इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है वर्ल्ड ट्रायथलॉन कॉर्पोरेशन WTC के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो ये 2-3 फैक्ट हैं, जरूर याद रखिएगा। फर्स्ट टाइम 2001 में यूके में इस रेस को प्रपोज किया गया था, तो काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला न्यूज़ है यूक्रेन डिक्लेयर्स मार्शल लॉ। फर्स्ट क्वेश्चन तो डायरेक्ट बन सकता है कि मार्शल लॉ कहाँ पर अभी लगाया गया था रिसेंटली, जैसे कुछ पीसीएस के एग्जाम वगैरह वहां पर आ सकता है, यूपीएससी भी पूछ सकती है। दूसरा, यूक्रेन का लोकेशन काफी इंपॉर्टेंट हो गया, ज्योग्राफिकल लोकेशन, ये एग्जाम में आपके आ सकता है। तो अभी रशिया से टसल काफी दिनों से चलता आ रहा था और रशिया के कुछ स्टेप्स के बाद यूक्रेन ने अपने यहाँ पर जो इनका सी एरिया है वहां पर मार्शल लॉ लगा दिया है। इससे जो यूक्रेन की गवर्नमेंट है उनको ज्यादा पावर मिल जाएगी और इनसे ये जो रेगुलेशंस हैं मीडिया के ऊपर या पब्लिक के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस है उसको इजीली इम्पोज कर पाएंगे। तो वहाँ की पार्लियामेंट में ये डिसीजन लिया गया और इम्पोज कर दिया गया मार्शल लॉ को। अब देखिए इसका ज्योग्राफिकल लोकेशन क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम यूक्रेन की बात करें तो यूक्रेन जो है वो कौन कौन सी कंट्री से टच होता है, इसका बॉर्डर, ये आपको याद रखना है। तो इधर रशिया है, रशिया से इसका टसल चल रहा है तो आपको ये याद रहेगा। इसके अलावा रिपब्लिक ऑफ बेलारूस याद रखना है, रिपब्लिक ऑफ पोलैंड, यानी बेलारूस और पोलैंड ये दोनों इस तरफ हैं, नॉर्थ की तरफ हैं। इसके अलावा स्लोवाक रिपब्लिक, हंगरी, रोमानिया और रिपब्लिक ऑफ मोल्डोवा, ये इस तरफ कंट्री हो गई, ठीक है। यानी कि टोटल 1 2 3 4 5 6 7 कंट्रीज हैं जिससे कि यूक्रेन का बॉर्डर टच होता है और कुछ हद तक यहाँ पर क्रीमिया भी है जिस पर अभी इसको नेक्स कर लिया है रशिया ने, तो ये भी इसके बॉर्डर से टच करता है, ठीक है। और इसके अलावा कौन कौन सी सी है यहाँ पर ये देखना है, तो ब्लैक सी है, सी ऑफ अजोव है, ठीक है, जो यूक्रेन से टच होती है।
तो ये लोकेशन और ये वाला एरिया है जहाँ पर अभी मार्शल लॉ को लगा दिया गया है, लोकेशन है जहाँ पर मार्शल लॉ को लगाया गया है। इसके अलावा जो कंट्रीज हैं उनका नाम जरूर याद रखेंगे जो यूक्रेन के बॉर्डर को टच करती है। अगला न्यूज है हाइसिस रेडी है और इंडिया की पहली हाइपरस्पेक्ट्रल इमेजिन सैटेलाइट होगी जिसको अभी लॉन्च किया जाएगा श्रीहरिकोटा से इसरो के माध्यम से। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखिएगा। 30 small satellites of foreign customers will be fired on the PSLV launcher numbered C-43. C-43 से हाइसिस को लॉन्च किया जाएगा। हाइसिस क्या है? हाइपरस्पेक्ट्रल इमेजिंग सैटेलाइट है और इसरो लॉन्च कर रही है PSLV C-43। तीनों इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखें। इसका काम क्या है भी याद रखें। तो ये वेल डिफाइंड इमेजेस को कैप्चर करने के लिए भेजी जा रही है स्पेस में, यानी अर्थ के बेटर ऑब्जर्वेशन के लिए इसको भेजा जा रहा है और आई इन द स्काई भी बोला जा रहा है हाइसिस को। The technology will be an added advantage in the watching over India from space across sector including defense, agriculture, land use एंड मिनरल एक्सप्लोरेशन। तो ये जितने भी सेक्टर्स हैं उन सभी जगह पर हाइसिस की निगरानी होगी। एग्रीकल्चर, डिफेंस, हर जगह पे इसका इस्तेमाल किया जाएगा और इसको आई इन द स्काई भी बोला जा रहा है। तो फैक्ट्स जो 3-4 पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट इसरो का ये प्रोजेक्ट है। दूसरा पॉइंट PSLV C-43 से इसको भेजा जा रहा है। थर्ड पॉइंट कि ये एक इमेजिंग सैटेलाइट होगी, इमेज को कैप्चर करने के लिए भेजी जा रही है और जितने भी अदर सेक्टर्स हैं, डिफेंस, एग्रीकल्चर, हर जगह पर इसका इस्तेमाल किया जाएगा। आपसे क्वेश्चन ऐसे ही पूछा सकता है कि आई इन द स्काई कौन से सैटेलाइट को बोला जा रहा है, तो ये भी याद रखेंगे हाइसिस। तो यहाँ पे भी कुछ फैक्ट्स लिखे हुए हैं। 29 नवंबर को लॉन्च किया जाएगा PSLV C-43 से। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट था हाइसिस के बारे में, याद रखेंगे। अगला न्यूज है मेकादातु मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। फर्स्ट और छोटा सा क्वेश्चन आपसे ये बनेगा कि ये जो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है मेकादातु, ये कहाँ पर है, कौन से स्टेट में है? तो इसका लोकेशन आपको क्लियर कट यहाँ पर दिख रहा है, कर्नाटका और तमिलनाडु में। यहाँ बॉर्डर पर कर्नाटका में आता है ये मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, तमिलनाडु में नहीं है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। अभी ही आप इसको याद कर लें। इसका ऑब्जेक्टिव है इस पर्पस प्रोजेक्ट को बनाने का कि जो बेंगलुरु सिटी है वहां पर वाटर क्राइसिस को रिजॉल्व किया जा सके, प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके। एज यू नो कि तमिलनाडु और कर्नाटका के बीच में कावेरी रिवर डिस्प्यूट काफी दिनों से चलता आ रहा है और वहीं पर इस मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट को भी लगाया जा रहा है ताकि ये प्रॉब्लम पानी की खत्म की जा सके बेंगलुरु सिटी में। तो इम्पॉर्टेंट मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है, ये याद रखेंगे। और आपको क्वेश्चन का आंसर देना है। क्वेश्चन इज दैट 70 feet टॉल स्टैट्यू ऑफ लॉर्ड बुद्धा रिसेंटली इनॉग्रेटेड इन बिहार। आपको बताना है कि बिहार के कौन सी जगह पर इसको इनॉग्रेट किया गया है, राजगीर, सारनाथ, बोध गया या फिर पटना। तो ऑप्शन बताएंगे आप कमेंट बॉक्स में। एंड एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि पर्सनल गाइडेंस के लिए नया बैच लॉन्च हो रहा है 5 दिसंबर से, फिर से 2019 को टारगेट करते हुए। और इस बैच में, इस ग्रुप में जो भी एनरोल होना चाहते हैं वो इन नंबर्स पर कांटेक्ट करें। फी डिटेल्स और बाकी की डिटेल्स आप यहाँ पर ले सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस डिस्कशन। Thanks a lot. Keep studying. Please subscribe this channel. Thank you.